Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 6 of this series, that is radio communication. In this lecture we have to discuss about the topic demodulation principles and frequency demodulation. Okay. So देखते हैं वन बाय वन, इसमें और भी कुछ सब टॉपिक्स है वो भी देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी डीमोड्यूलेशन प्रिंसिपल्स. ओके, तो डीमोड्यूलेशन प्रोसेस क्या होती है वो पहले हम समझ लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द इन्फॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन. मतलब हमने मॉड्यूलेशन तो देखा था, लाइक वेव को मॉड्यूलेटेड किया जाता है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ उसको सुपरपोज करके कर दे, उसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं. फिर ये मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल आएगा, ओके, वो रिसीवर के पास आएगा. तो रिसीवर उसे डायरेक्ट तो वहाँ पे रीड नहीं कर सकता, वो समझ नहीं सकता. तो वो टाइम पे हमें डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे. ओके, इसी प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन बोलेंगे. देन द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंटेन्स 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज. और हमें पता है कि जो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल रहेगा उसमें 3 तरह की फ्रिक्वेंसीज रहती है. ओके, एक तो हमारी कैरियर फ्रिक्वेंसी हो गई. ओके, उसके साथ 2 साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज भी रहती है, जिसमें एक रहती है उससे ज़्यादा वाली फ्रिक्वेंसी, एक उससे कम वाली रहती है. तो वो साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज रहती है, उसकी वैल्यूज़ देखो एफ सी प्लस और माइनस एफ एस बोलते हैं. ओके, वेयर एफ एस इज द सिग्नल फ्रिक्वेंसी. ओके, सो द फ्रिक्वेंसीज आर बिटवीन एफ सी माइनस एफ एस एंड एफ सी प्लस एफ एस. ओके, ऐसे रहते हैं, 2 तरह की ये फ्रिक्वेंसीज रहती है, उनके बीच में ही रहेगा ये फ्रिक्वेंसीज, विच इज़ कंसिडरेबली अबव द नॉर्मल ऑडियो फ्रिक्वेंसी. ओके, इफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज डायरेक्टली फेड इन टू द स्पीकर, ओके, साउंड विल नॉट बी हर्ड. तो यही है, देखो यही चीज़ है कि मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम डायरेक्ट अगर स्पीकर पे अगर दे देते हैं तो क्या होगा, किसी भी तरह का साउंड नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको डिकोड ही नहीं कर पाएगा ना एक तरह का. ओके, इस तरह से द डायफ्राम इन द स्पीकर विल नॉट बी एबल टू वाइब्रेट एट सच हाई फ्रिक्वेंसीज. मतलब स्पीकर में से जो आवाज़ आता है ना, तो उस पर एक ऊपर लेयर रहता है जो हिलता डुलता, मतलब जो ऊपर अंदर के आप ओपन करोगे उसको तो आपको मिलेगा. तो वो जो रहेगा पार्ट, उसे डायफ्राम बोलते हैं. ओके, एक्चुअली वही वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशंस के वजह से जो हमें साउंड वहाँ पे क्रिएट होता है. ओके, बट क्या होगा जब द डायफ्राम इन द स्पीकर विल नॉट बी एबल टू वाइब्रेट एट सच हाई फ्रिक्वेंसीज. मतलब अगर मॉड्यूलेटेड वेव हम दे देते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई रहती है, तो वो टाइम पे वो डायफ्राम वहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा. ओके, बिफोर द डायफ्राम बिगिंस टू मूव इन वन डायरेक्शन द करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन एंड द डायफ्राम विल रिमेन स्टेशनरी. ओके, ऐसा होगा कि मतलब डायफ्राम जब मूव करने के लिए एक डायरेक्शन में जाएगा तो करंट उसके रिवर्स डायरेक्शन में वहाँ पे फ्लो हो जाएगा, इसलिए डायफ्राम वहाँ पे स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब किसी भी तरह का उसका मूवमेंट नहीं होगा. ओके, अब इसका एक डीमॉड्यूलेशन का प्रिंसिपल देखो कैसे होता है वो दिखाया गया है. तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है हमारा. ओके, जिसमें 2 तरह की फ्रिक्वेंसीज, 3 तरह की फ्रिक्वेंसीज होती है, मतलब ये अपना हर कैरियर फ्रिक्वेंसी और 2 वहाँ पे साइड बैंड फ्रिक्वेंसीज रहते हैं. उसके बाद रेक्टिफायर में जाएगा. रेक्टिफायर का काम क्या रहता है, एक्चुअली वो AC से DC कन्वर्ट करने का काम करता है, डायरेक्ट करंट की तरह. तो वही वो निगेटिव पोर्शन को वहाँ से रिमूव कर देगा पूरा. और जो एनवेलप डिटेक्टर है वो क्या कर देता है, फिर अलग कर देता है, उसमें से ओरिजिनल वेव को अलग कर देता है. ओके, और फिर इसी पार्ट को ये बाद में सेंड कर देते हैं हमारे स्पीकर पे. ओके, ऐसा रहेगा. नेक्स्ट देखते हैं. तो डीमॉड्यूलेशन में 3 तरह के स्टेजेस है. ओके, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3 स्टेजेस. तो कौन से देखो. फर्स्ट है द रिसीव्ड सिग्नल इज एम्पलीफाइड. तो यहाँ पे जो हम सिग्नल रिसीव करेंगे वो एक्चुअली एम्पलीफाई किया जाएगा. पहले तो एम्पलीफाइड मतलब क्या किया जाता है कि अगर आपको मैं समझ लूँ कि ये मेरा वेव है, अगर एम्पलीफायर से मैं इसे भेजता हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड ऐसे बढ़ जाएगा. ओके, एम्पलीफायर से. ओके, वो ये चीज़ होगी. द रिजल्टेंट सिग्नल इज रेक्टिफाइड बाई पासिंग इट थ्रू अ सेमीकंडक्टर डायोड. ओके, सेमीकंडक्टर डायोड यूज़ कर रहे रेक्टिफाई करने के लिए, वेयर द निगेटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल इज स्ट्रिप्ड. ओके, स्ट्रिप्ड मतलब निकल जाता है. द रेक्टिफाइड सिग्नल इज पास थ्रू एन एनवलप डिटेक्टर वेयर द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इन द सिग्नल इज रिमूव्ड. ओके, द रेक्टिफाइड जो सिग्नल हुआ है, ओके, उसे पास करते हैं एनवलप डिटेक्टर में. वहाँ पे जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट थे जो एक्चुअली कैरियर वेव के थे, ओके, वो एक्चुअली रिमूव किए जाते हैं वहाँ पे. एंड जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा एक्चुअली जो हमने वहाँ से सेंड किया था वही है. ओके, मेन जो ओरिजिनल हमारा था वो सिग्नल वही. द रिजल्ट एंड आउटपुट इज फेड टू द स्पीकर. तो वही जो आउटपुट है उसको हम वहाँ पे स्पीकर पे भेज देते.
नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमें पता है कि मॉड्यूलेटेड वेव आएगी, उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, ओके, डीमॉड्यूलेट किया जाएगा उसको, ओके, स्पीकर पे भेज देंगे। बट जब भी वो आएगी तो उसको कौन लेगा, ओके ना, कौन रिसीव करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, रिसीवर, ओके। तो यहाँ पे हम रिसीवर स्टडी करेंगे कि किस तरह के रिसीवर्स भी होते हैं, ओके। तो फर्स्ट एक रिसीवर है, उसका नाम है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, ओके, इसे TRF भी बोला जाता है, TRF रिसीवर। तो ये क्या करता है, देखो इसमें क्या क्या चीज़ रहती है। इसमें फर्स्ट चीज़ तो ये रहती है कि यहाँ पे एक LC सर्किट है फर्स्ट होगा, देखो रिसीविंग एरियल है, मतलब ये क्या एंटीना हो गया, और ये RF एम्पलीफायर है। यहाँ पे एम्पलीफायर में LC सर्किट है। यहाँ पे LC मतलब क्या, L फॉर इंडक्टेंस, C फॉर कैपेसिटेंस, ओके। तो कैपेसिटेंस को कंडेंसर भी बोला जाता है। तो ये दोनों क्या पैरेलल में यहाँ पे ज्वाइन किए जाते हैं। तो वही लिखा है, देखो यहाँ पे पैरेलल LC सर्किट कंसिस्ट ऑफ कॉइल L एंड कंडेंसर कैपेसिटेंस C, ओके। द सर्किट ऑफर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस, तो सर्किट के अंदर खुद का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस भी है, उसे रिएक्टेंस हम बोलते हैं, ओके। द रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड रीचेस अ मिनिमम एट फ्रीक्वेंसी, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे जो रिएक्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, ओके, मिनिमम हो जाएगा। द कपल्ड आउटपुट करंट इज मैक्सिमम एट द फ्रीक्वेंसी, जो आउटपुट करंट हमें मिलेगा वो भी मैक्सिमम रहेगा इस फ्रीक्वेंसी पे। एंड द सर्किट इज सेड टू बी इन रिजोनेंस विद द इनकमिंग वेव, ओके। और उस जब आउटपुट हमें मिलेगा तब हम बोलेंगे कि जो सर्किट है वो एक्चुअली रिजोनेंस है विद द इनकमिंग वेव, मतलब इनकमिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो और सर्किट की खुद की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो दोनों फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे से मैच कर जाएंगे, तो हम बोलेंगे वहाँ पे वो रिजोनेंस में आ गए। द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर, मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर हम अलग अलग लेंगे तो वो जो रिजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हम चेंज कर सकते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है, पहले तो LC सर्किट में जाएगा, फिर देन डिटेक्टर में जाएगा, ओके, डिटेक्ट कर लेगा वहाँ से सिग्नल को, देन उसे फिर हम वहाँ पे एम्पलीट्यूड जो रहेगा एम्पलीफाइड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, ओके, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ओके, इसमें हम उसको एम्पलीफाई किया जाएगा और फिर वो स्पीकर पे जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, देखो वही अभी सभी प्रोसेसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो एनी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर मस्ट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, तो फंक्शंस क्या क्या है, देखो पहला तो है रिसीविंग एरियल, मतलब जो एंटीना है, ओके, मस्ट इंटरसेप्ट ऑल पासिंग वेव्स मॉड्यूलेटेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेटेड किए गए वो सब वो पहले रिसीव कर लेगा। द सिग्नल फ्रॉम द एंटीना पासेस इनटू अ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर विच ऑल्सो कंटेन्स अ पैरेलल LC सर्किट, तो मतलब जो सिग्नल है एंटीना से पास हो रहा है, ओके, वो कहाँ जाएगा, LC सर्किट में जाएगा, ओके। द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट इज चेंज अंटिल द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट, तो कैपेसिटेंस जो है इसका, ओके, जो वैल्यू उसकी चेंज होती रहेगी, ओके। कब तक चेंज होगी, जब तक हमें जो सिग्नल चाहिए वो सिग्नल उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी हमें जब तक मैच नहीं होती तब तक, ओके। मतलब डिजायर्ड कोई भी स्टेशन है हमारा रेडियो स्टेशन, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जब तक मैच नहीं होगी तब तक हमारा कैपेसिटेंस चेंज होगा। द करंट इन द LC सर्किट इंक्रीजेस रैपिडली, करंट भी वहाँ पे इंक्रीज होते रहेगा। और जो फ्रीक्वेंसी जो ट्यून होगी मतलब वहाँ पे जो मैच करेगी फ्रीक्वेंसी वो, ओके, इस फेड इनटू दी रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, वो फ्रीक्वेंसी को हम फिर एम्पलीफायर में भेज देंगे जिसको बोलते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ओके। सो क्या होगा, द एम्पलीफाइड सिग्नल इज फेड इनटू द रिसीवर और डिटेक्टर, ओके, डिटेक्टर में भेजेंगे। तो डिटेक्टर में भेजने के बाद क्या होगा, वो एक्चुअली रेक्टिफायर की तरह ही काम करेगा, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द सिग्नल इज स्ट्रिप्ड, यहाँ पे पास हो जाएगी बाय पासिंग इट थ्रू डायोड के थ्रू। द रिमेनिंग सिग्नल इज पास्ड थ्रू एन एनवलप डिटेक्टर, ओके। उसके बाद जो रिमेनिंग सिग्नल रहेगा उसको एनवलप डिटेक्टर में भेजेंगे कि वहाँ पे क्या होने वाला है, उसका रिमूव द रेडियो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउट ऑफ द सिग्नल, मतलब मेन सिग्नल के अलावा दूसरे कुछ कंपोनेंट कुछ होगा उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी वो सब निकाल देगा वो, ओके। द रिकॉर्डेड ऑडियो सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ओके। तो जो हमारा जो ऑडियो सिग्नल है वहाँ पे रिकवर्ड क्या हुआ जो आएगा उसको फिर हम एम्पलीफाई करेंगे बाय यूजिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, मतलब AF एम्पलीफायर जो लिखा है ना वही ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है वो। द एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल इज फेड टू द स्पीकर, उसके बाद हम स्पीकर पे उसको भेज देंगे, ठीक है, यही प्रोसेस है ऐसे। अब इस तरह का और भी कोई रिसीवर है क्या, तो और एक रिसीवर है वो हम स्टडी करेंगे, उसका थोड़ा पर्पस उसका वर्किंग अलग है। पहला इसका शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं TRF रिसीवर के, मतलब शॉर्ट पॉइंट्स कुछ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसमें और
क्या क्या होगा। और ओके वो देखो क्या है, क्वालिटी फैक्टर मतलब क्यू फैक्टर भी बोला जाता है ऑफ एलसी सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्वालिटी फैक्टर कम कम होते जाएगा और कम फ्रीक्वेंसी पे अच्छा क्वालिटी फैक्टर रहेगा। और जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो रेडियो ब्रॉडकास्ट है उसका रेंज कितना है 500 से लेके 1600 किलो हर्ट्ज। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर इज एन इंडिकेशन ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ करंट नियर रेजोनेंस। ओके, तो क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली क्या है, इंडिकेशन एक तरह का कि करंट रिजोनेंस के पास कितना इंक्रीज होता है उसको उसका क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। एज द क्वालिटी फैक्टर चेंजेस फॉर डिफरेंट स्टेशन, अलग अलग स्टेशन के लिए, एंड सम स्टेशंस आर इजियर टू सिलेक्ट एंड अदर्स आर मोर डिफिकल्ट टू सिलेक्ट। ओके, क्यों होता है ये सब, क्योंकि हर एक स्टेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में क्या होगा क्वालिटी फैक्टर वहाँ पे डिक्रीज हो सकता है। ओके, दिस अफेक्ट द सेंसिटिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ द रेडियो रिसीवर्स। तो ये एक्चुअली अफेक्ट भी करता है सेंसिटिविटी और सिलेक्टिविटी रेडियो रिसीवर्स पे। ओके, इट इज़ नॉट ईजी टू ट्यून अ गिवन स्टेशन। ये भी चीज़ है कि इतना ईजी नहीं है कि कोई भी स्टेशन को हमें ट्यून करना मीन्स दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करवाना, मैच होगी तभी तो वो रिजोनेंस क्रिएट होगा। ओके, देयर इज़ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ एडजेसेंट स्टेशंस। ओके, वही है कि यहाँ पे अलग अलग दूसरे उस फ्रीक्वेंसी के क्लोज दूसरी भी फ्रीक्वेंसी होगी तो वो दोनों इंटरफेयर करने के भी चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। ओके, इसलिए लिखा है देयर इज़ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ एडजेसेंट स्टेशन। ओके, तो ये टीआरएफ रिसीवर का हो गया स्टेशन। अभी और एक रिसीवर है वो स्टडी करते हैं, इसे बोला जाता है सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो इसमें क्या बोलता है सुपर वर्ड का, तो क्या ये उन्होंने सुपर बोला है उसको क्योंकि उसका कुछ अलग ये बिहेवियर है। और हेट्रोडाइन है ना, हेट्रो मीन्स क्या रहता है डिफरेंट। ओके, डिफरेंट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस होगा, डिफरेंस पे डिपेंड होने वाला है। तो मैं आगे बताता हूँ, देखो ये कैसे कैसे रहता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम इंक्लूड कर दिया है, देखो ये एरियल है, मतलब यहाँ पे ये एंटीना है। ओके, उसके बाद आरएफ एम्पलीफायर में जाएगा और एक ऑसिलेटर भी है इसके साथ कंबाइन में, मतलब ऑसिलेटर की खुद की फ्रिक्वेंसी है F2। ओके, वो मिक्सर को देगा और जो हमारा मेन सिग्नल है वो यहाँ से आएगा F1 में, और क्या करेगा ये जो F2 है वो चेंज होते रहता है और यहाँ पे जो डिफरेंस मिलेगा वो हमेशा उसकी वैल्यू देखो F2 माइनस F1 इक्वल टू 455 किलोहर्ट्ज़। तो मतलब जो डिफरेंस की वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो मतलब F2 जो है वो चेंज होते रहता है और वो हमेशा 455 किलोहर्ट्ज़ का डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट करके ही रखता है। ओके, तो ये मैंने आपको अभी खाली ये शॉर्ट में बताया, वो डिटेल में अभी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या लिखा है देखो, सेपर हेट्रोडाइन रिसीवर है। द मॉड्यूलेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द AM सिग्नल इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू अ फिक्स्ड लोअर वैल्यू ऑफ 455 किलोहर्ट्ज़। ओके, तो देखो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वो कितना है 458 किलोहर्ट्ज़ वहाँ पे फर्स्ट लिया। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ओके, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इस फ्रीक्वेंसी को। दिस इज डन बाय यूजिंग ए स्पेशल सर्किट कॉल्ड मिक्सर सर्किट। मिक्सर सर्किट से ये होता है एक्चुअली। इन द मिक्सर सर्किट के अंदर क्या रहेगा, ऑसिलेटर भी रहता है किसी जो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्रिएट करता है और बीट्स भी प्रोड्यूस करता है। और रेडियो वेव्स आर मिक्सड विथ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स। ओके, और जो बीट्स क्रिएट होते हैं उनकी बीट की एक फ्रीक्वेंसी रहती है। इज द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी बिटवीन दैट ऑफ रेडियो वेव्स एंड द वेव्स फ्रॉम द ऑसिलेटर। मतलब क्या, जो यहाँ से वेव आ रही है F1 लिखा हुआ है ना रेडियो वेव्स वो, और जो F2 आ रहा है वो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको एक्चुअली बीट फ्रीक्वेंसी बोला जाएगा। ओके, द सर्किट इज सो डिजाइन दैट द ऑसिलेटर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 455 किलोहर्ट्ज़ हायर देन दैट ऑफ द इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या रहेगा कि इस तरह से सर्किट वो बनाया, डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारा जो कुछ सिग्नल रहेगा, जो ऑसिलेटर रहेगा वो हमेशा वेव्स ऐसे फ्रीक्वेंसी के प्रोड्यूस करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में 455 किलोहर्ट्ज़ है। ओके, मतलब इनकमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स रहेंगे उनसे 455 किलोहर्ट्ज़ है। ओके, चेंज इन रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रॉम द RF एम्पलीफायर इज मैच्ड विद एन इक्वल चेंज इन द ऑसिलेटर सर्किट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो वही रहेगा एंड सच दैट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम एट 455 किलोहर्ट्ज़। मतलब वही कि जो हमारा ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी रहेगा वो चेंजिंग रहेगा हमेशा। जैसे ही इनकमिंग का कम ज़्यादा हो जाएगा इधर भागे बढ़ा देंगे, उधर का कम होगा इधर का बढ़ा देंगे, उधर का ज़्यादा होगा तो इधर का कम करेंगे। मतलब ऐसे वो 455 किलोहर्ट्ज़ वहाँ पे वो एडजस्ट करते रहते हैं। कंसिडर एन
तो इसलिए कंसिडर करने का बोला है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कैरियर फ्रीक्वेंसी है 1000 किलोहर्ट्ज़ से विथ सिग्नल बैंडविड्थ ऑफ ±20 किलोहर्ट्ज़ से। तो अभी प्लस और माइनस इसमें से माइनस कर दूँ तो हमें एक्चुअली क्या मिलेगा, RF की फ्रीक्वेंसी, ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी वो, तो कितने 980 किलोहर्ट्ज़ एंड 1020 किलोहर्ट्ज़, ओके। तो ऑसिलेटर विल देन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी। अभी क्या करेगा वो, ऑसिलेटर को 455 का तो डिफरेंस लाना ही है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी। वो कितना 1455 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे करेगा, ओके। सच दैट बीट फ्रीक्वेंसी वहाँ पे कितनी होगी 455 ±20 ऐसा बन जाएगा, ओके, बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये समझ गए ना आप, ओके। 1000 हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी रखी है, उसके बाद क्या हुआ +और-20 का बैंड विड्थ था, तो इसका मतलब इसमें से 1000 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो 980 बनेगा और प्लस करेंगे तो 1020 बनेगा। दोनों का जो एवरेज रहे बीच में वैल्यू है वो कितनी 1000 है, तो 1000 प्लस ये 455 किलोहर्ट्ज़ है, ओके। वो करेंगे हम तो कितना बनेगा 1455 किलोहर्ट्ज़ बनेगा, ओके। और जो अभी क्या होगा, अगर हमें ±20 करना है तो कितना बनेगा 455 ±20 किलोहर्ट्ज़ ऐसा बनेगा, ओके। ये बिट फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओके। अभी इसका देखो वर्किंग देखो कैसा बना है। दिस इज डन एज फॉलोज द RF एम्पलीफायर, ओके। इसमें पहला देखो RF एम्पलीफायर जिसमें LC सर्किट है, देन मिक्सर है उसमें भी LC है और ऑसिलेटर में भी वही सर्किट है, ओके, पैरेलल में ही है। इसलिए 3 तरह के कैपेसिटर्स हो जाते हैं, 3 तरह के इंडक्टर्स हो जाते हैं यहाँ पे, ओके। तो देखो कैपेसिटर C1 C2 C3 है। C1 C2 एंड C3 आर ऑन अ सिंगल शाफ्ट विच इज रोटेटेड टू चेंज द एरिया ओवरलैप ऑन ईच ऑफ द कंडेंसर, ओके। तो क्या होता है, हर एक कैपेसिटर को देखो ये कनेक्टेड है, ये शाफ्ट, ओके। तो ये शाफ्ट क्या रोटेट होता रहता है, जैसे कैपेसिटर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये शाफ्ट का हमें ज़्यादा वर्किंग नहीं यूज़फुल है, हमें तो बस फ्रीक्वेंसी देखनी है कितनी यहाँ पे चेंज होती है, ओके। सो द कैपेसिटेंस C3 चेंजेस प्रोपोर्शनली विथ C1 एंड C2। तो C3 है वो C1 और C2 के साथ प्रोपोर्शनली चेंज होते रहता है, दैट विल मेंटेन द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट। और इस तरह से वो जब चेंज होता है तभी वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस वहाँ पे इंसिडेंट रेडियो वेव और ऑसिलेटर के बीच का, ओके, वो एक्चुअली मेंटेन करता है 455 किलोहर्ट्ज़ वहाँ पे मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है ना। ये ऑसिलेटर यहाँ पे अभी वर्किंग बताया गया है। देखो वर्किंग में क्या बोला है कि जो हमने ये सब दिया है, देखो यहाँ पे IF एम्पलीफायर है, डिटेक्टर है, देन डिटेक्टर टू AF एम्पलीफायर, ओके। तो ये सब का वर्किंग यहाँ पे दिया है। वो क्या दिया है देखो, स्टेज 1 में क्या है, पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है, तो उसका काम क्या है, वो पहले रिसीव करेगा, रिसीविंग एरियल इंटरसेप्ट द पासिंग वेव्स, ट्यून पैरेलल LC सर्किट है वहाँ पे, सिलेक्ट्स द डिजायर रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेजेस इट्स पावर थ्रू एन RF एम्पलीफायर। मतलब एम्पलीफाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी, देन उसको मिक्सर पे भेज देंगे। मिक्सर क्या करेगा, देखो मिक्स करने का काम करेगा। द आउटपुट ऑफ द RF एम्पलीफायर इज कंबाइंड विद द आउटपुट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर। मतलब ऑसिलेटर जो कुछ बनाएगा फ्रीक्वेंसी उसके साथ वो कंबाइन करेगा आउटपुट को, और उसके बाद बीट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कितना 455 किलोहर्ट्ज़ अबोव ही रहेगी। द RF सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड, this is the intermediate frequency signal, okay, which has the audio signal superposed on it, okay। तो intermediate ये सिग्नल है जो 455 किलोहर्ट्ज़ का, उस पर ये ऑडियो सिग्नल एक्चुअली सुपरपोज किया गया है। सो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कितनी रहेगी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस सिलेक्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ओके। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी उसमें ज़्यादा रहेगी, एडेड है, ओके ना। सो IF एम्पलीफायर देखो अभी क्या करेगा, द IF सिग्नल, ओके, मतलब कौन सा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ओके, फ्रॉम द मिक्सचर इज फोर्ड इनटू द IF एम्पलीफायर। और IF एम्पलीफायर पे किया जाएगा, सिंस द आउटपुट ऑफ द मिक्सचर इज सेंटर्ड एट 455 किलोहर्ट्ज़, 455 के किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा है, ओके, सेंटर किया हुआ है फॉर ऑल रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल्स। द एम्पलीफायर कैन बी ट्यून टू द एडेड फ्रीक्वेंसी विच गिव्स गुड एंड इफिशिएंट एम्पलीफिकेशन। क्योंकि 455 किलोहर्ट्ज़ कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है, बहुत कम है, इसकी वजह से क्या होगा, वो एम्पलीफायर कैन बी ट्यून टू द फ्रीक्वेंसी विच यूज गुड एंड इफिशिएंट एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन भी वहाँ पे अच्छा होगा। अभी डिटेक्टर पे जाएगा, ओके, स्टेज 3 हो गया, स्टेज 4 पे डिटेक्टर पे जाएगा। तो ऑडियो वेव इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी IF, ओके। तो अभी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है उससे वो ऑडियो वेव्स को वो क्या करेगा, पहले एक्सट्रैक्ट कर लेगा,
क्या कैसे करेगा, तो डायोड यूज़ करके रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होगा यहाँ पे। एंड एनवेलप डिटेक्टर एंड फेड इनटू दी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, फिर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पे जाएगा, वहाँ पे वो क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा उस ऑडियो को, एम्पलीफाई टू डिजायर्ड लाउडनेस एंड आउटपुट टू द स्पीकर। ओके, स्पीकर पे चला जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या क्या है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का, तो देखो क्या है, पहला एडवांटेज क्या है कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे जो एम्पलीफिकेशन किया जाता है वो मोर स्टेबल रहता है। इन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स IF amplification is done at a single lower frequency of 455 kilohertz instead of higher frequencies of radio waves. Okay, तो क्या रहेगा, देखो जो IF एम्पलीफिकेशन है वो कहाँ होता है, डन एट सिंगल लोअर फ्रीक्वेंसी पे, ओके 455 किलोहर्ट्ज पे, इंस्टेड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी की जगह पे वो 455 किलोहर्ट्ज पे होता है, मतलब कम फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है तो अच्छा ही होगा। ओके, एंड AM रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो 500 से 1600 किलोहर्ट्ज रहती है। एम्पलीफायर दैट कैन एम्पलीफाई दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर एक्सपेंसिव। तो AM जो रहता है वहाँ पे वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा वहाँ पे। एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी द क्यू फैक्टर ऑफ सर्किट्स इज इंक्रीज। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, क्यू फैक्टर भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है सर्किट का। द सिलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट इज इम्प्रूव्ड। ओके, ये भी फ़ायदा है, सिलेक्टिविटी वो बढ़ा देता है सर्किट का। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स आर चीपर देन रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, ये तो मेन उसका एडवांटेज है कि वो चीपर रहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर से। अभी क्या देखना है हमें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने देखा, वैसा ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चीज़ भी है। इसमें क्या होगा एक्चुअली, पहले तो कैरियर वेव है, यहाँ पे देखो ये हमारा मेन जो बेस बैंड सिग्नल है वही है। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, स्मॉल एम्पलीट्यूड जो है वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे लार्ज एम्पलीट्यूड है। ओके, तो हमें क्या करना है, मॉड्यूलेट करना है इसको। तो मॉड्यूलेट करने के बाद जो बनेगा हमारी वेव जो बनेगी वो इस तरह से रहेगी, जहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत कम है वहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, ये बहुत कम जगह में ज़्यादा वेव्स दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ओके, ये बहुत ऐसा स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है। ओके, यहाँ पे भी देखो हायर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे, ये मॉड्यूलेटेड वेव है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इन द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में एनालॉग कैरियर बाय एन एनालॉग सिग्नल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर चेंजेस एज द सिग्नल चेंजेस, मतलब एनालॉग सिग्नल ही है हमारा और जो कैरियर है वो भी एनालॉग है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर का वो चेंज होते रहेगा जैसे सिग्नल चेंज होगा वैसे, बट द एम्पलीट्यूड है वो वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। एंड इंफॉर्मेशन सिग्नल इज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर। ओके, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा और कैरियर भी इंक्रीज होगा। एंड क्रेस्ट एंड ट्रेप्स ऑफ द कैरियर कम क्लोजर टुगेदर। क्रेस्ट एंड ट्रफ मालूम है ना, कि ऐसे अगर हमारा वेव है तो ये जो पार्ट है उसे बोलते हैं क्रेस्ट, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं ट्रफ, यही चीज़ होती है। तो ये बहुत क्लोज आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ओके, देयर आफ्टर एज द इंफॉर्मेशन सिग्नल रिड्यूसेस the frequency of the carrier also decreases. Okay, and the crest and troughs of the carrier move further apart. Okay, at the bottom of the information signal the carrier frequency is minimum. Okay, तो information signal के बॉटम में क्या होगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। कैरियर फ्रीक्वेंसी देयर आफ्टर इंक्रीजेस अगेन टिल द क्रेस्ट ऑफ द वेव इज रीच्ड, मतलब वेव का जब तक क्रेस्ट नहीं आता तब तक वो वैसे रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, देखो जो ऊपर का पार्ट है वो क्रेस्ट रहता है कभी भी, नीचे का ट्रफ रहता है। तो वही चीज़ है, देखो जहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पे देखो स्मॉल एम्पलीट्यूड लोअर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे देखो क्या होगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ओके, हाई एम्पलीट्यूड है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे बहुत क्लोज आ गए। यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड है तो फ्रीक्वेंसी भी लो हो जाएगी, तो यहाँ पे लो हो गई फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से देख सकते हैं,
अभी देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन वाला पार्ट है। तो इसमें देखो क्या है, पहले तो वही चीज़ें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इक्वेशन हमने फाइंड किया था उसमें देखा था कि जो स्मॉल ई है वो क्या दिखाता है, इंस्टेंटेनियस, वहाँ पे एम्पलीट्यूड बता रहा है, और जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड बताता है वो कैपिटल ई रहता है। ओके, तो उसमें कैरियर की एम्पलीट्यूड एक रहती है और एक सिग्नल की एम्पलीट्यूड रहती है, ई सी और ई एस बोलते हैं, और मॉड्यूलेटेड वेव की रहेगी तो ई एम बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड है वो है ओमेगा एम, इसे बोला जाता है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ओके, इंस्टेंटेनियस मीन्स एकदम स्मॉल अमाउंट है उसका, ओके ना, जो चेंज है स्मॉल चेंज, उसी को एक्चुअली इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो देखो पहला ई सी इक्वल टू कैसा लिखा जाता है, तो ये फॉर्मूला हमने देखा था लास्ट टाइम के इसमें डेरिवेशन में भी, कि इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ई सी इक्वल टू कैपिटल ई सी कॉस ओमेगा सी टी। ओके, एंड उसी की तरह से हम सिग्नल के लिए भी, इंस्टेंटेनियस सिग्नल के लिए भी लिखेंगे ई एस इक्वल टू कैपिटल ई एस कॉस ओमेगा एस टी। ओके, अभी क्या करेंगे हम, सिंस द फ्रीक्वेंसी इज मॉडिफाइड, ओके मॉडिफाइड है एंड द एम्पलीट्यूड रिमेन्स द सेम, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव के लिए वो कैसा बनेगा, ओमेगा एम इक्वल टू क्या रहेगा, वो कैरियर का भी रहेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्लस वहाँ पे सिग्नल का भी रहेगा विथ सम कांस्टेंट। तो ओमेगा एम इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा सी प्लस के एफ ई एस। ओके, यहाँ पे होगा, वहाँ पे के एफ क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपेशनिटी, जिससे क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रोपेगेशन फैक्टर। ओके, ये चीज़ होगी। अभी क्या करेंगे हम, वो ई एस की जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है, 20.9 का। तो क्या है, ओमेगा सी प्लस के एफ कैपिटल ई एस कॉस ओमेगा एस टी। ओके, ये बन जाएगा। अभी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे फाइंड करना है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे फाई यूज़ किया है। ओके, फाई इक्वल टू ये फॉर्मूला लिख दिया, ओमेगा एम डी टी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा एम डी टी। तो अभी ओमेगा एम की वैल्यू तो 20.10 ये इक्वेशन में है, तो पुट कर दो यहाँ पे, ओमेगा सी प्लस के एफ ई एस कॉस ओमेगा एस टी डी टी। अभी क्या किया, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, तो क्या किया देखो, पहले ओमेगा सी इंटू टी डी टी। ओके, ये बनेगा, तो क्या बनेगा, टी डी टी जो है, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ओमेगा सी तो कॉमन निकल जाएगा, कांस्टेंट है टर्म है तो बाहर निकल जाएगा, तो टी डी टी का जो इंटीग्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ टी रहेगा। टी डी टी का इंटीग्रेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन एक्चुअल में है सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन है, क्योंकि ओमेगा सी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है ना, तो वो इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ डी टी का इंटीग्रेशन है। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या बनता है, सिर्फ टी बनता है। ओके, ऐसा। ओके, टी डी टी रहता तो टी स्क्वेयर हो जाता, फिर टी स्क्वेयर अपॉन 2 हो जाता है वो। अब नेक्स्ट उसमें आगे की टर्म है, देखो के एफ ई एस कॉस ओमेगा एस टी डी टी। तो यहाँ पे देखो ओमेगा कॉस के साथ वहाँ पे टी है। ओके, इसलिए क्या हो गया, अभी कॉस का हमें इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, तो के एफ ई एस अपॉन ओमेगा एस। ओके, ये चीज़ बाहर निकाल ली हमने। ओके, ओमेगा एस नहीं, के एफ ई एस सिर्फ बाहर निकाला है। अभी ये जो कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन बनता है साइन ओमेगा एस टी एंड डिवाइड बाय ओमेगा एस लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो इसलिए ये बन गया। अभी क्या करेंगे यहाँ पे जो ये फैक्टर बन गया यहाँ पे के एफ ई एस अपॉन ओमेगा एस, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, वो एक्चुअली मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, लेकिन आगे शो करेंगे। द कैरियर वेव इज टू बी मॉड्यूलेटेड इज जनरली साइनोसाइडल। तो कैरियर वेव जो है वो साइनोसाइडल ही रहेगी, और वो हम कैसे शो करेंगे, देखो ई एम इक्वल टू ई सी कॉस 5। ओके, इससे शो करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर फाई वी गेट, अभी क्या होगा, फाई के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू फाई का वैल्यू है वहाँ पे, ई एम इक्वल टू ई सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस के एफ ई एस अपॉन ओमेगा एस साइन ओमेगा एस टी। ओके, अभी क्या डेविएशन हमें निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डेविएशन मतलब क्या, ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, और वो कितना बनता है, ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, आप यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन 20.10, ओमेगा माइनस एम माइनस ओमेगा सी, तो के एफ ई एस बनेगा, और वहाँ पे ई एस की वैल्यू यहाँ पे रख दी, कैपिटल ई एस कॉस ओमेगा एस टी। अब अभी यही डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी में निकालेंगे, पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, अभी नॉर्मल हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो, तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो कैसे लिखा जाएगा, एफ एम माइनस एफ सी दैट इज डेल्टा एफ इक्वल टू ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी डिवाइड बाई 2 पाई, इक्वल टू क्या होगा फिर, के एफ ई एस डिवाइड बाय के एफ ई एस कॉस ओमेगा एस टी डिवाइड बाई 2 पाई होगा। ओके, अभी क्या होगा, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग सेंटर फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, या फिर और दी रेस्ट फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है।
और ये आउटपुट ही होता है व्हेन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज 0. ओके. एंड डेल्टा एफ है वो क्या रहता है, डेल्टा एफ इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी डेविएशन. फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोलते हैं डेल्टा एफ को, वो याद रखना. इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम इट्स सेंटर वैल्यू. मतलब मॉड्यूलेशन के लिए जो सेंटर वैल्यू है उससे वो कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज होगा वो हमें डेल्टा एफ से पता चलेगा. ओके. तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑकर्स व्हेन कॉस ओमेगा एस टी इक्वल टू +1. मतलब मैक्सिमम डेविएशन कब रहेगा, जब भी कॉस की जो वैल्यू है वो +1 रहेगी. तो कॉस की वैल्यू अगर +1 है तो ये जो वैल्यू है वहाँ पे कॉस तो निकल जाएगा, तो KF/2π बन जाएगा और डेल्टा एफ मैक्स होगा KF/2π. ओके, ये चीज़ होगी. अभी मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना है. सो क्या कैसे फाइंड करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम कैरियर फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी. तो मैक्सिमम कैरियर फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो मिला है, डिवाइड बाय क्या करना है हमें, सिग्नल फ्रीक्वेंसी करना है. तो डेल्टा एफ मैक्स डिवाइड बाय FS, ये फॉर्मूला गया. अब FS का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2π FS भी लिख सकते हैं उसको. ओके, कैसे FS का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लिखेंगे डेल्टा एफ मैक्स का वैल्यू. तो ये KF/2π है, उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. अब 2π FS है वो एक्चुअल में क्या बनता है, ओमेगा एस बन जाता है. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा एस, तो KF/ओमेगा एक्स, ये एक्चुअल में क्या बन गया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बन गया. ओके, और ये हमने यहाँ पे भी लिखा है KF/ओमेगा एक्स. देखो ये बन गया हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स. द इक्वेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन बाय. तो इसलिए क्या होगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स. तो हमने जो ये इक्वेशन लिखा था EM का, तो वहाँ पे हम KF/ओमेगा एक्स, वहाँ पे हम MF अभी पुट कर सकते हैं. तो EC cos ओमेगा CT प्लस वही करेंगे हम MF sin ओमेगा T. ओके, ये हो गया. अब डेल्टा एफ मैक्स इक्वल टू क्या बनेगा, अगर मैं इसको डेल्टा एफ मैक्स को अगर मैं फाइंड करूँ, ये इसको मेरे को यहाँ पे लेफ्ट में भेज देता हूँ, तो डेल्टा एफ मैक्स इक्वल टू MF FS बन जाएगा वो. ठीक है. अभी फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम हमें फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा एम इक्वल टू हमारे पास ये फॉर्मूला है ओमेगा C प्लस KF/ES. 20.10 इक्वेशन देख लो, उसमें मिल जाएगा आपको. ठीक है, यहाँ पे ही मैंने रखा हुआ है, देखो ये इक्वेशन में. ओके, तो देखो कैसे होगा. तो उसमें का जो KF/ES है वहाँ पे तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं KF/ES cos ओमेगा ST. और ओमेगा एम माइनस ओमेगा C अगर करते हैं तो क्या बनेगा, KF/ES cos ओमेगा ST इक्वल टू MF ओमेगा S cos ओमेगा ST. ओके, तो KF/ES का वैल्यू है वो एक्चुअल में यहाँ पे बनेगा. देखो ये KF/ES यहाँ पे अगर हम लिखते हैं KF/ES, तो बाकी का बचा हुआ कितना, MF FS ऐसा बन जाएगा. सो ओमेगा एम माइनस ओमेगा C से हम FM माइनस FC कर सकते हैं, इज इक्वल टू ओमेगा एम माइनस ओमेगा C डिवाइड बाई 2π इक्वल टू हम ऐसे भी लिखते हैं MF ओमेगा S cos ओमेगा ST डिवाइड बाई 2π. ओके, ये बन जाएगा. अभी FM माइनस FC है. ओके, इक्वल टू क्या बनेगा, MF FS. ओके, cos ओमेगा ST. ओके, क्योंकि यहाँ पे इन्हें क्या किया कि देखो ओमेगा x/2π ये चीज़ यहाँ पे बन रही थी ना, तो उसे हम क्या लिख दिया, सिर्फ FS से लिख दिया. ओके, MF FS cos ओमेगा ST. ओके, ये लिखा हुआ है. ये किसके लिए लिखा है, ओमेगा S/2π के लिए FS लिखा हुआ है. देन FM इक्वल टू FC प्लस MF FS cos ओमेगा ST. ओके, ये हमें फॉर्मूला मिल गया मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी का. The maximum modulated frequency occurs when cos omega ST equal to +1 and the minimum frequency modulated occurs when cos omega ST equal to -1. तो दोनों वैल्यूज पुट करो cos का और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो मैक्सिमम मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी, FC प्लस MF FS, और मिनिमम कब मिलेगी, FC माइनस MF FS. सो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव रेंजेस फ्रॉम FM max टू FM mean. फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम FC माइनस MF FS. ओके, ये देखो यहाँ से मिनिमम ये रहेगा, मैक्सिमम कितना 2 FC प्लस MF FS, ये मैक्सिमम रहेगा. ओके, सो इसका बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो बैंडविड्थ मिल जाएगा. तो बैंडविड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इज क्या होगा, FM मैक्स माइनस FM मीन इक्वल टू 2 MF FS. ओके, ये माइनस करके देखोगे तो मिल भी जाएगा 2 MF FS. ये एक्चुअली होगा बैंडविड्थ. ओके, यही चीज़ है. अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं. ओके, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. एडवांटेज देखो क्या क्या है. पहले तो इसकी इफिशिएंसी जो ट्रांसमिशन की है वो बहुत हाई है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड दैन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड.
और बैंडविड्थ अवेलेबल फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ट्रांसमिशन इज 20 मेगाहर्ट्ज है, ओके, और एज कम्पेयर टू 1.1 मेगाहर्ट्ज जो AM के लिए, AM ट्रांसमिशन के लिए. And during transmission, noise usually changes the amplitude of the signal. FM is not affected much by noise because the amplitude of the wave is kept constant. तो यहाँ पे noise ज़्यादा नहीं बनता है frequency modulation में. Frequency modulation carrier frequencies are between 88 megahertz and 108 megahertz. The atmospheric noise is much less than at the higher frequency modulated frequencies. Okay. Then bandwidth of 30 kilohertz per channel is available in frequency modulation. In AM, a range of 3.15 okay kilohertz is available. Okay. तो यहाँ पे अलग रेंज है, वहाँ पे अलग रेंज है. द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सोर्स सिग्नल नीड्स टू बी लेस पावरफुल दैन AM. मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में पावर कम भी होगा तो भी वो अच्छे से वहाँ पे वर्क कर सकता है. देर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द अमाउंट ऑफ मॉड्यूलेशन एज अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर दैन यूनिटी विल नॉट कॉज डिस्टॉर्शन इन FM. मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड में जो ज़्यादा अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी होता है तो भी वहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होता है. डिसएडवांटेज देखो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के क्या कहे कि यहाँ पे हमें जो चैनल है उसका विड्थ ज़्यादा होना चाहिए. okay, requires larger channel width than AM. okay, then is transmitting along the line of sight. okay, हमने line of sight स्टडी किया था कि ऐसा अर्थ है, यहाँ पे एक एंटीना रहेगा, वहाँ पे एक एंटीना रहेगा, तो इनकी हाइट ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे टच कर देगा. ओके, तो इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, मतलब हमें एंटीना की हाइट ज़्यादा रखनी पड़ेगी. हेंस द एरिया कवर्ड बाय FM ट्रांसमिशन इज मच लेस. इसलिए वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हम ट्रांसमिट कर सकते. द FM इक्विपमेंट फॉर रिसेप्शन इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन फॉर AM. ओके, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो इक्विपमेंट है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज लेक्चर. आई होप यू हैव क्लियर्ड. थैंक यू वेरी मच.